नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और मेरे साथ हैं जया। और लगातार हम बात कर रहे हैं दो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट्स के चुनावी नतीजों की, रुझान की। और जो नतीजे बता रहे हैं किसी T20 मैच को भी मात कर रहे हैं ये रुझान, क्योंकि जहां पहले 2 घंटे पलड़ा भारी रहा कांग्रेस का, वहीं अब हरियाणा में आगे है बीजेपी। तो ये बीजेपी की बाजीगरी, जादूगरी और इलेक्शन मैनेजमेंट का वो करिश्मा है जिसके चलते बहुत कॉन्फिडेंस से बीजेपी कहती है कि हम हारी हुई बाजी जीतना जानते हैं। लेकिन क्या वाकई जीतेगी, वक्त बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ वही नतीजे रुझान में नज़र आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो कोलिशन है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के रुझान मिले हैं। तो देख लीजिए, बीजेपी 25, कांग्रेस 50, कोलिशन 50 पर आगे। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के रुझान हैं। ये जो कांग्रेस का गठबंधन है 50 सीटों पर है, बीजेपी 25। अगर यहाँ भी 35 सीटों तक बीजेपी पहुँचती, जिसका अनुमान कुछ बीजेपी समर्थक और विश्लेषक सुबह जता रहे थे, तो वहाँ भी हंग पार्लियामेंट की स्थिति बन सकती थी। हरियाणा में भी क्या हंग पार्लियामेंट होगी, इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी ने कमाल की वापसी की है। तो हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, क्या लगता है आपको, अगर हम माने कि ये बाजी अब बीजेपी की तरफ हरियाणा की जा रही है, तो क्या फैक्टर आपको दिखते हैं? क्या जो कांग्रेस की नेतृत्व की उलझन थी वो, और जिस तरह से चेहरा बदलकर मनोहर लाल जी को हटाया, खट्टर साहब को, और बीजेपी इसकी बाजीगर पार्टी है। आप याद कीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी चेंज ओवर हुआ, तीनों राज्यों में भजन लाल शर्मा राजस्थान, विष्णुदेव साय अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो बीजेपी का ये जो एक करिश्मा है और बहुत शांति से ये कर गुजरती है। वो बीजेपी में देखिए, जो निर्णय होते हैं सामूहिक, उसको स्वीकार करने का जो कार्यकर्ता का जो एक हुनर है ना, वो कांग्रेस में नहीं है। और वो चुनाव को व्यक्तिगत नहीं लेते। कांग्रेस में तो जो होता है वो हुड्डा जी का है, शैलजा का है, रणदीप सुरजेवाला का, जिस तरह हम हरियाणा में देख रहे हैं या मध्य प्रदेश में हम देखते थे। तो कांग्रेस जो अपना एक जिस तरह की राजनीति वो कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या माइक्रो लेवल पर जाकर मैनेजमेंट करती है जी। उसे पता है कि उसका कौन सा पॉकेट कमज़ोर है, कौन सा मुद्दा कमज़ोर है। यदि लीडरशिप का उनको लगा कि लीडरशिप का एक क्राइसिस आ सकता है, तो खट्टर जी को भी बदलने में उन्होंने देरी नहीं की। आप कांग्रेस ये निर्णय कहाँ ले पाती है? कांग्रेस तो अपने जिद पर है कि नहीं, हमने जो एक लीडरशिप दे दी है, तो उसका लगातार नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं वो इसी के कारण जो कांग्रेस के पास होते भी हैं या विपक्ष के पास होते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। आप देखेंगे ना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे। उन्होंने भी जब फाइनल नतीजे आएंगे तो कितना नुकसान पहुंचा है, ये भी वहाँ इंटरेस्टिंग हुआ। आप लोकसभा में कह रहे थे हम साथ लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा में आप आमने सामने होते हैं, तो नुकसान तो होता है। जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो डिवाइड होता है। और ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हो जाती है कि उसे पता है कि हमको अपना वोट कैसे बचाना है और विपक्ष का कैसे बांटना है। तो ये टोटल माइक्रो मैनेजमेंट का कमाल है जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर दिखाती है। बिल्कुल, आपने ठीक है। डॉक्टर वाजपेयी, ये भी हमने एक ट्रेंड देखा है कि लोग लगातार केंद्र सरकार का जो एक रुझान है कि ऐसा होना चाहिए कि साहब डबल इंजन का एक नारा जो है, ये लोगों की स्मार्ट एक सोच मैं कह सकता हूँ। जैसे हमने छिंदवाड़ा में देखा कि उन्होंने पसंद किया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कि बहुत हो गया, अब बीजेपी के साथ चले, नहीं तो डेवलपमेंट हमारा रुक जाएगा। हरियाणा में भी क्या आप इसको मानते हैं कि ये गवर्नेंस, क्योंकि तीसरी बार जहाँ तक मुझे ध्यान है आप सरकार बनाएंगे और ये शायद फर्स्ट टाइम होगा कि बीजेपी हैट्रिक हरियाणा में बनाएगी? नहीं, ये भी फर्स्ट टाइम होगा। और शरद जी, वहाँ पर सरकार जो पिछली बार हमारी रिपीट हुई थी, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था जी। ये तो वहाँ सरकारें एक ही दल 2 बार नहीं बना पाया था जी। तो मैं खैर, हालांकि फिर अगेन मैं इसकी बुनियाद ऐसी मानता हूं कि लोग भाजपा और अन्य दलों की तुलना करते हैं शरद जी। जैसे कि आज आप देखिए, कर्नाटक और हिमाचल में भी सरकार है कांग्रेस की, तो हमारे लिए अच्छा है, 2-4 जगह इनकी सरकारें रहना चाहिए, जिससे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, जिससे एक तुलना तो बनती है ना शरद जी, कि वो राज्य कैसे चल रहे हैं, वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, टॉयलेट टैक्स जैसी बातें निकल कर आ रही हैं, फिर उसका खंडन करना पड़ रहा है वापस, जो भी है। तो दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड गवर्नेंस इन दिस स्टेट। तो उससे क्या हो रहा है, उससे कम से कम हम यदि बेहतर काम कर रहे हैं तो एक तुलना तो हो पाती है ना। तो इसी प्रकार मैंने देखा कि मैंने पहले भी इस बात को उद्धृत किया आपके आने के पहले, जब भूपेंद्र जी आपको याद कर रहे थे कि हरियाणा में जब गैर भाजपाई सरकारें रहीं
तो जिस प्रकार का आकंठ भ्रष्टाचार रहा, अपहरण रहा, गैंगस्टर रहे, आम लोगों का जीवन मतलब वहाँ तितर बितर रहा, गुड़गांव जैसा बड़ा नगर उसने मुंबई को अपराधों में मात कर दिया था, तो उससे आज निकल कर आया। आज गुड़गांव में लोग 2-2, 3-3 बजे तक पूरी रात लोग अपना काम करते हैं, घूमते हैं, लेकिन आपको वारदातें सुनाई नहीं देती हैं। तो स्वाभाविक है कि लोगों ने इस अंतर को समझा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी सरकारें सब कुछ कर लेती होंगी, लेकिन ये बात तो सच है शरद जी, और हमें अच्छा लगा कि लोग इस बात को समझते हैं कि अपनी चुनौतियों के साथ भी, जिसकी ओर गुप्ता जी ने भी इशारा किया, आप भी कभी कभी करते हैं, उसके बाद भी भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में अंतर है। और एक तो बहुत बड़ा अंतर है कि हम जब मालूम है आपको हुड्डा जैसे व्यक्तियों को लोग कल्प्रिट मानते हैं उनके गवर्नेंस को, तो आपने फिर से उनको क्यों रखा, बल्कि और उल्टा शैलजा जी को अपमानित किया। तो मुझे लगता है जबकि शैलजा जी की छवि हुड्डा जी की छवि से बहुत ठीक उलट है, तो कांग्रेस हमेशा जो पैसे वालों के पास और ऐसी दबंग छवि के नेताओं के सामने जो झुक जाती है, उसको जनता पसंद नहीं करती, क्योंकि जनता समझती है कि फिर यही लोग सत्ता में आएंगे तो फिर वही स्थिति वापस आ जाएगी। तो मुझे ये बहुत इंटेलिजेंट वोटिंग दिखाई देती है, सिलेक्टिव वोटिंग दिखाई देती है। मैं इसको हवा की तरह भी नहीं लेता हूं, और इसीलिए आपको कई सीटों पे जो कांटे का टक्कर दिख रहा है वो इसलिए भी है कि इंटेलिजेंट वोटिंग और कास्ट वोटिंग के बीच में एक टसल वहां दिखाई देती है। दिनेश जी, जो डॉक्टर साहब जो दावा कर रहे हैं, जो ट्रेंड दिख रहा है, अगर मैं बात करूं हरियाणा की शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को काफी अच्छा रुझान है बीजेपी के लिए। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर वहां अभी रुझान में आगे है। तो क्या ये गवर्नेंस का जो एक मॉडल है बीजेपी का, क्या आपको लगता है कि उस पर भी एक लोग मान रहे हैं शहरी क्षेत्रों में शहरी नियोजन? मोदी जी जिस तरह स्वच्छता को उन्होंने एक, चलिए बड़ी खबर मिल रही है जया जी। निश्चित तौर पर चलिए जल्दी से एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं। रुझानों के बीच जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। बीजेपी महासचिवों की बैठक बुलाई गई। 2 राज्यों के चुनावी रुझान और हरियाणा में जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जा रही है वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल जाती दिखाई दे रही है। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों की एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक बुलाई है आगे चर्चा करने के लिए। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। तो चुनावी नतीजों पर नजर बनाए हुए है बीजेपी, और इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये बड़ी बैठक। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे। जिस तरह का ट्रेंड हम देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत मायने रखती होगी ये जीत। अगर बीजेपी हरियाणा में जीत की तरफ बढ़ती है, तमाम आलोचकों को और समीक्षकों को एक तरह का जवाब होगा ये जीत, जो ये कह रहे थे कि अब कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही। जी दिनेश जी, मैं बात कर रहा था शहरों की तरफ, और ये भी एक रुझान मिला है कि हरियाणा में अधिकतर जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो 10,000 से ऊपर की लीड लेकर एक स्टेबल लीड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में 10,000 की लीड, ये मान लीजिए कि बिल्कुल विनिंग स्थिति है, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन आप पूरे देश में देखेंगे जो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान होता है। किसी भी राज्य में आप देखेंगे, ग्रामीणों में जहाँ मुद्दे कुछ अलग तरह के होते हैं या लीडरशिप का वहाँ विषय आ जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत मिलती है जिसका लाभ मिल जाता है। लेकिन हरियाणा में आप देखें कि यदि शहरी क्षेत्रों में है तो ये मोदी जी का करिश्मा आप इसे कहेंगे, कहीं ना कहीं मोदी जी का जो एक लीडरशिप है उसकी बात है। हमने लोकसभा चुनाव में देखे थे जो नतीजे थे बिल्कुल बराबरी के थे, लेकिन विधानसभा में जब आते हैं तो ये जो 4-5 महीने का पीरियड होता है, लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ों का एहसास होता है, सारे मुद्दों के बारे में पता लगता है कि चूक कहाँ हुई, क्या हुआ। तो शहरी क्षेत्र में जिस तरह का नतीजे हैं, ये मुझे लगता है कि ये पूरे देश में उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहा है। और एक जो लीडरशिप क्राइसिस है वो वहाँ लगातार रहती है कांग्रेस के साइड। यहाँ हरियाणा में भी हमने देखा जितने मुद्दे हरियाणा में उठाए वो मुद्दे ऐसे नहीं थे जो नायब सिंह सैनी की किसी लीडरशिप को चैलेंज करते हों या उनकी एंटी इनकम्बेंसी को बताते हों, क्योंकि आप जो मुद्दे थे लगातार 5-6 साल से हम देख रहे हैं। किसानों का मुद्दा, दिल्ली में किसानों का जो होता था प्रदर्शन, उसके बाद कई चुनाव हो गए, उसका कोई इम्पैक्ट तो आया नहीं ना, हमने बहुत सारे चुनाव पे नहीं देखा। आप यदि आप किसानों का देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो किसान सम्मान निधि सरकार दे रही वो भी एक काम तो करता है। आप ये भी मानते हैं क्या दिनेश जी की कांग्रेस के पास की जो लीडरशिप है उसको लेके डायलेमा तो है ही, लेकिन वो जो थका हुआ भी एक नेतृत्व है। सिद्धारमैया कर्नाटक में आप वहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में 23 के चुनाव की बात थी तो कहा गया कि फिर कमलनाथ जी को मौका दे रहे हैं आप। वहाँ वही हुड्डा साहब थे,
जबकि अगर आप सुरजेवाला या बहुत साफ एक शैलजा कुमारी का चेहरा रखते तो शायद लोगों को लगता कि कुछ बदल रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। शरद जी, इस मामले में तो आप देखिए, जो सीए बताते हैं ना, कई बार लाइबिलिटी हमारे लिए बड़ी, कोई भी फर्म या कंपनी होती है वो लाइबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। आपकी जो बैलेंस शीट है वही होना चाहिए जो प्रॉफिट ला सकती है, आप उसी को काम करना चाहिए। यदि आप ये देख रहे हैं कि पिछले 60-70 साल से एक ही तरह के नेता हैं और लोग उनसे ऊब गए हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, लीडरशिप में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने जो है आइडियोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बात आइडियोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जब एक नैरेटिव तैयार हो रहा है तो अपने आप को उससे आप कैसे बचाएंगे? एक इंडिपेंडेंट आपकी कोई आइडियोलॉजी है वो कैसे बताएंगे? फिर आप जो यंगस्टर्स की बात बार बार होती है, तो उनके लिए नया विज़न क्या है आपके पास? कोई नई बात है कि जैसे राजीव गांधी आए थे तो एक नए विज़न की बात होती थी, उनको समर्थन मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस की ओवरऑल लीडरशिप में वो नए विजन के साथ अभी भी नहीं आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोगों ने दूसरी बार मौका दिया तो वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण दिया था, तो वो एक नया विजन था। नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, तो वही चीज़ है जिसके कारण कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये भी लगता है कि बीजेपी के पास नए चेहरे तो हैं ही और एक नया नैरेटिव भी है जिसकी बात दिनेश जी कर रहे हैं, और आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उसकी एक इमेज भी बेहतर है, जैसा आपने गुड़गांव का कहा कि वहाँ क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा था। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, भूपेंद्र जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, लीडरशिप की बात हो रही है कि आपके यहाँ गाड़ी उलझ जाती है कि चेहरा कौन होगा। हरियाणा में भी अंत में ऐसा लगा, और ये भी एक चिंता की बात है आपके लिए कि आप इधर मतलब ऐसी जगहों पर लूज करने की तरफ बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा हाई स्टैक था कांग्रेस का। जी शरद जी, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो है मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जी, पहली चीज तो ये कि आप जो है अभी जो 15 सीटें हैं वो बढ़त में हैं, मगर 100 वोटों के रेंज में बढ़त में है, तो ये बहुत उत्साहवर्धक चीज नहीं है। और चूंकि ये सब बातें सामने आ रही, बढ़त है, तो ये बात तो आपको बात समझ में आ रही है। दूसरा, मैं महत्वपूर्ण विषय आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग 7 दिन तक अपने जो है मतों का प्रतिशत जारी नहीं कर पाया था, उसने अभी चुनाव के बीच में ही बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 38% वोट शेयर है उसका, और कांग्रेस का वोट शेयर जो है 39% है। ये जो एफिशिएंसी है चुनाव आयोग की, इस पर भी आपको थोड़ा विचार और विमर्श करना चाहिए चैनल पर, क्योंकि ये राष्ट्र के लोकतंत्र की बात है। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये अपराध मुक्त जिस हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप में से सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है और सारे पत्रकारों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि आपने कितने बार पेरोल पर लाए आप डेरा का समर्थन लेने की, मंच पर बिठाकर आपको जो सुनिए मेरी बात कह रहे हैं, बात देखो, नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपको पेरोल समझ में नहीं आती, आपका बलात्कारियों से आपने समझ में नहीं आती, आप गलत बात बार बार कर रहे हैं। देखिए भूपेंद्र जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, छोड़िए गिरमा मत तोड़िए, आप बने रहिए थोड़ी देर। चलिए उस पर हम डिबेट कर लेंगे, हम डिबेट पे कर लेंगे मुद्दे पर। इसी तरह का समर्थन आपने बलात्कारी लीडरशिप सवालों का तो जवाब देते नहीं है। कर्नाटक भूपेंद्र जी, लीडरशिप की बात करें, ये अपराध मुक्ति की बात मत करें, आप अपराधियों, अरे हम वो जनता को पसंद है, आपके कहने से हम अपराधियों के साथ नहीं जाएंगे। मत बोला कीजिए, जो परिणाम हम तो करेंगे अपराध मुक्ति की बात, कांग्रेस ना करे। पहले शरद जी थोड़ा इनसे निवेदन करिए। हाँ, नहीं मैंने बिल्कुल निवेदन किया, आप लीडरशिप पे आ जाइए, लीडरशिप करने दे मेरी जी, मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ बिल्कुल जी, लीडरशिप पर आ जाइए। ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ तथ्यों की, इसे आप अभी गूगल करके वेरीफाई कर लें। कोई गूगल तथ्य नहीं, गलत बोल रहे हैं आप पेरोल के बारे में। हम बहस नहीं कर रहे हैं आज, हरियाणा के नतीजों पर बात भेजा आपने, आपका ऐसे ही नहीं मिल रही लोगों को। हरियाणा के नतीजों पर समझिए, आपका बलात्कारी हैं आप, जुडिशियल प्रोसेस समझिए। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद बार बार एक थ्योरी रखते हैं सामने कि इन्होंने बड़ा हरियाणा का विकास कर दिया। सरकार ने खुद सरकारी विज्ञापन देकर इजराइल 10,000 मजदूरों को एक्सपोर्ट किया है। जो देश के लिए बेशर्मी की बात है,
उस पर ये गौरव करते हैं, अपनी पीठ ठोकते हैं। सरकार ने विज्ञापन देके 10,000 इजराइल एक्सपोर्ट किया। शरद जी आप बता दो, नहीं हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ मिल गया इनको, कहाँ से उठा के लाते हैं? बदल नहीं सकते। रखिए विज्ञापन पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास पूरा मौका डॉक्टर वाजपेयी, आपको पूरा मौका जवाब देने का। परिवर्तित नहीं कर सकते। आप पूरा जवाब दीजिएगा ना। सर आपको नहीं मालूम वो विज्ञापन कहाँ है जिसमें इजराइल भेजा? अरे भाई मैं अभी भेज देता हूँ, माफी मांगी तुम्हारी सरकार ने, क्या बात करते हो आप? छोड़ो साहब, भेजू विज्ञापन आप कुछ भी बोलते हो। भेज दीजिएगा, आप भेज दीजिएगा। भूपेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। चार लोग वहाँ युद्ध में मारे गए, आपको पता है? छोड़िए, रूस में आपने जो है मजदूर भेजे। सर हम अब उसको बाद में बात कर लेंगे। अभी तो आप ये बताइए कि क्या वापसी कर लेंगे आप हरियाणा में? भूपेंद्र जी विकास की बातें कर रहे हैं, हरियाणा में क्या वापसी कर पाएंगे? आप कह रहे हैं 15 सीटें हैं जहां 100, 500, 200, 300 का चल रहा है। क्या आप अभी भी उम्मीद पूरी है आपको कि? बिल्कुल उम्मीद, बिल्कुल हमें उम्मीद है और उसका हमें इंतजार करना चाहिए। ये जो डॉक्टर साहब इतने अधीर हो रहे हैं, इनकी अधीरता उचित नहीं है। बहुत सालों से ये राजनीति में है, सीजन्ड आदमी है, थोड़ा इनको जो है इंतजार करने का भी सीखना चाहिए। आगे इतना उत्तेजित होने की क्या बात? जी चलिए, एक बड़ी खबर मिल रही है जया जी। बिल्कुल, चलिए एक बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों तक बता देते हैं। हरियाणा में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें फोगाट सिर्फ 38 वोटों से आगे है। ये बड़ी खबर है, महज 38 वोटों से आगे है। जुलाना सीट से कांग्रेस की फोगाट सिर्फ 38 वोटों से आगे चल रही है। इधर दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4100 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के नायब सैनी जो बता दें आपको लाडवा सीट से है, ये 7000 वोटों से आगे है। लेकिन नजरें थी विनेश फोगाट पर और अब अंतर बहुत बहुत कम हो चुका है। महज 38 वोटों का अंतर है जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार। जी ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसमें जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी खड़े हुए उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आप पता करेंगे। हाँ। वो विदेश से आए, बहुत ही इज अ वेरी एंटरप्राइजिंग यंग मैन। आप वो जरूर बताइए कि कौन खड़ा हुआ जो ये टक्कर दे रहा है, तो इससे आप तासीर समझेंगे कि पब्लिक कैसे डिसाइसिव हो रही है। वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश जी के कारण वो क्या है, स्वाभाविक है चीज है, प्रत्याशियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, और वो उनकी नहीं हुई उतनी। और विदेशी देश का गौरव है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो भी जो है, ही इज अ वेरी यंग डायनामिक एंड लर्नड मैन। आप जरूर, मैं चाहूंगा आपकी टीम उसको रखे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। और लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है कि तमाम उपलब्धियों के बाद भी एक और कोई ब्रेकिंग है जया जी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसकी तरफ। फिर भूपेंद्र जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया लूंगा उस पर। जी मेरी बात तो पूर्ण है, सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ, दिनेश जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं, उन बातों से मैं सहमत हूँ। और जो है जी चलिए डॉक्टर, हाँ बोलिए जी भूपेंद्र जी बोलिए। चलिए ऑडियो ले लीजिए। चलिए हाँ डॉक्टर, आपका सवाल सर बहुत अच्छा था और मुझे दिनेश जी के जो उनका वर्जन है उसमें उसका जवाब भी मिलता है। हम लोग भी अध्ययन करते हैं सर कि देखिए, जो मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, विकास परक राजनीति, डेवलपमेंट पे कई लोग बोलते थे चुनाव नहीं होते हैं, वो अर्बन सेंट्रिक है, इससे नकारा नहीं जा सकता। जैसे ही हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर कास्ट वोटिंग और इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं या लीडरशिप जिसका जिक्र किया गुप्ता जी ने, ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए आज भी अर्बन सेंट्रिक स्टेट्स में हमको अच्छी सफलता मिलती है, एक्सेप्ट दिल्ली में हमको लोकसभा में मिल जाती है, लेकिन विधानसभाओं में अभी तक नहीं मिली है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जब हम 40 लोकसभा हारे शरद जी, तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने ये एक्सप्रेशन फिर आया था। और वहाँ पर चूंकि वो एक ग्रामीण स्वरूप है, एक कास्ट पॉलिटिक्स प्रिविलेंस वहाँ पर हमको दिखाई देता उन क्षेत्रों में, तो ये बात सच है कि शहरी क्षेत्रों में मतदाता इन इश्यूज पर वोट नहीं करता। शहरी क्षेत्र में मतदाता क्लीन छवि के रूप में वोट करता है। ये बात सच है कि उसकी अपेक्षाएं कोई 100% पूरी कर देते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन तुलना करता है शरद जी। ये हमारी सिल्वर लाइन है और इसीलिए हमारे ऊपर हमेशा नैतिक दबाव रहता है, जिसकी आप भी बात करते हैं कि हम अच्छे प्रत्याशी दें। और इसीलिए जो आज सोचिए आप, विनेश फोगाट जैसे व्यक्तित्व को, बहुत भारी व्यक्तित्व हैं, देश का गौरव है वो, उनको यदि कोई चुनौती विधानसभा चुनाव में दे पा रहा है, तो मैं फिर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति की आप प्रोफाइल पता कीजिए। और ये एक अच्छी बात है शरद जी लोकतंत्र के लिए कि लोग कैंडिडेट्स की प्रोफाइल देख के वोटिंग कर रहे हैं। खेड़ा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर हम आपकी तरफ लौटते हैं। जी थोड़ा पीछे आ जाओ, आप सब को अपडेट किया जाए।
किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। So, how do you see in the initial trends Congress was leading and now the Congress party is trailing in Haryana and the numbers are favoring BJP only as far as the trends are concerned. There is a mismatch in the actual numbers of rounds that have already been counted and the number of rounds that are being shown on television through the Election Commission data. Because the Election Commission data is lagging behind. They are still showing the 4th or the 5th round, whereas 11, 12 rounds have already been counted. Our General Secretary Communication has already tweeted to the Election Commission asking questions. Are they trying to put pressure on the local administration by delaying चलिए display? डॉक्टर हितेश वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पवन खेड़ा जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और अगेन मैं एक सिल्वर लाइन इसमें ढूंढ लेता हूं शरद जी कि मैं भी गुप्ता जी को भी यही कह रहा था कि जब कांग्रेस ईवीएम और चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर जरा परेशान चेहरे से बोलने लग जाए और खुद वो कह रहे हैं 11-12 राउंड की काउंटिंग हो गई, मतलब समझ लो कि नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा उनका ये जैसा। चलिए, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि जुलाना सीट से कौन हैं कैप्टन योगेश बैरागी। योगेश बैरागी वाकई एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी की चयन प्रणाली को ज़रूर जस्टिफाई करते हैं। ये 35 साल के हैं अभी सिर्फ और कैप्टन हैं। एक प्रोमिनेंट एयरलाइंस में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। चेन्नई में जब बाढ़ का प्रकोप था तो रेस्क्यू में इन्होंने काफ़ी मदद की थी और बहुत चर्चा में आए थे। और कोरोना के समय वंदे भारत मिशन से भी ये जुड़े थे और वहाँ जिस तरह से डेडिकेटेड हैं बीजेपी, मोदी जी के विजन के कायल हैं और कई प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स बीजेपी के उनको पछाड़ कर जुलाना से बीजेपी ने इनको टिकट दिया। देखिए, ये मायने रखता है। ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी बताता है कि बीजेपी चुन रही है और उनमें से ऐसे आदमी को भी चुनने की कोशिश कर रही जो उम्मीद। और ये देखिए, उस लेडी को ये टक्कर दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं जिसने देश का प्राइड बढ़ाया था और पूरा देश उनके साथ खड़ा था। जी जया। शिवराज सिंह चौहान जी क्या कुछ कह रहे वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे। कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा है। सर बीते क्षण हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है।
वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला रहता है, राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री बीजेपी ने। तो शिवराज जी अपनी उसी छवि के साथ और किसानों के फेवर में उनका दावा है कि जो केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार फैसले कर रही है उससे उसको डिल्यूट करने में, उसको कहीं न्यूट्रल करने में मदद मिली है। जो सो कॉल्ड एक एंटी फार्मर हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन बना, जिसका उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में असर रहा। जी डॉक्टर तेजपाल में एक सूचना जो हमारे पक्ष की आ रही थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, जो जिक्र चल रहा था। लगभग 45 सीटें शरद जी ऐसी हैं जिसमें हम 5000 से अधिक मार्जिन से आगे चल रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें ऐसी है, तो मतलब ये साइजेबल हैं। जो 100-200 वाली 10-15 जो बता रहे हैं अच्छा वो तो जुड़ेंगी, मतलब पर 45 ऐसी हैं जिसपे हम 5000 या उससे ऊपर चल रहे हैं। चलिए, जयराम रमेश जी का भी एक आरोप सामने आया है। जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि प्रशासन पर दबाव है, क्यों आंकड़े अपलोड नहीं हो रहे हैं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर, तो ईवीएम और चुनाव आयोग फिर निशाने पर होगा। अब देखते हैं कि केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या कोई शेर पढ़ के फिर जवाब देते हैं कि ईवीएम जो है एक दिन अपनी बेगुनाही का सबूत देगी। ये जी। मतलब बार बार जब भी हारो, अच्छा जीत जाने पे कुछ नहीं, लेकिन हारने पर पूरी प्रक्रिया पर बड़े बड़े लोग बोलते हैं। भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं इस पे सुन लेते हैं। हाँ। नहीं है भूपेंद्र जी, अभी नहीं है हमारे साथ, थोड़ी देर में कांग्रेस के जब भी दिनेश जी ये जो बात उठती है बार बार कि ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम गड़बड़ है। अब अभी तक जब रुझान ठीक थे तब तक ईवीएम केंद्र में नहीं था, लेकिन अब फिर ईवीएम केंद्र में आ गया। इसे आप किस तरह देखते हैं? जी शरद जी, बहुत अच्छा जो है, मैं काफ़ी दिनों से इस विषय पर सोच भी रहा था कि ये इस विषय पर हर चुनाव में बात आती है। जी। आप कर्नाटक आप देखिए, आईटी का सबसे बड़ा हब है हाँ। और वहाँ कांग्रेस की सरकार है जी। जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉल का जो सिस्टम है, पूरा पोलिंग का जो सिस्टम है, उसमें इलेक्शन कमीशन भले ही एक बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन अल्टीमेटली करते तो सारा कलेक्टर ही है, अमला करता है। यदि कोई मैनिपुलेशन है कहीं भी, कोई ईवीएम में है, तो मुझे लगता है कर्नाटक से अच्छी जगह कोई नहीं है जहां इसके बारे में जो है एक ईवीएम को चेक किया जा सकता है, सब किया जा सकता है। ये हमेशा विषय होता है। कम से कम ये जो इतना लंबा विषय हो गया है, इसको अब विषय में कांग्रेस को भी कोई ठोस बात करना चाहिए, कोर्ट के अलावा भी, कि साहब ये ईवीएम में ये गड़बड़ी इस तरह से होती है जो अभी तक आती नहीं है। कोर्ट में एक एप्लीकेशन लग जाती है, फिर ईवीएम पर एक डिबेट चालू हो जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहाँ क्या गड़बड़ है, आप कहने के साथ जो है वाईफाई है, ये सब सारी, उसमें वो तो स्टैंडिंग अलोन मशीन है, वो तो कई बार कह चुके हैं, तो वो बता देना इसमें कि ये पार्ट है जिसके कारण ये मैनिपुलेशन हो सकता है। देखिए कुछ चीज़ें सरकारी मशीनरी की जो हो सकती हैं, जो गड़बड़ हो सकती है, जो मैंने पहले कहा शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग को आपको समझना पड़ेगा। जो मतलब आप देखिए कि वो उन पोलिंग स्टेशन पर फोकस करती है जहां उसका वोट कम है, जहां उसको वो लगातार हारती रही। अभी से नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वो जो पोलिंग स्टेशन की बात होती है, वो पोलिंग स्टेशन की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है, ये कांग्रेस क्यों नहीं करती, उस पोलिंग स्टेशन पर फोकस क्यों नहीं करती। यदि अभी मेंबरशिप की बात हो रही है, आप देखिए, चलिए पूरे लोग मेंबरशिप के बाद वोट नहीं दें, ये हम मान लेंगे, लेकिन आपको एक बड़ा हिस्सा, एक जब मेंबर बनता है तो वो वोट भी देता है। ये उसी की एक्सरसाइज है। उसको जिसको बाद में आप कांग्रेस कहने लगती है कि साहब ये ईवीएम की गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक एक जो जिस तरह का अप्रोच होना चाहिए वोट के लिए, वो मुझे लगता है वो उसमें ज़्यादा है। बिल्कुल आप दिनेश जी ठीक कह रहे हैं, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप और थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप मायूस हो रही है। चाहे आप पायलट साहब की बात करें, राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं कारणों के चलते बीजेपी में शामिल हुए, और भी बड़े कई नेता जो हैं, युवा नेता मैं बात करूंगा, वो बीजेपी में आए। और मुझे लगता है इन नतीजों के बाद सुरजेवाला जी और शैलजा कुमारी जी का क्या रिएक्शन होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ वो कहीं कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन हाँ मन टूटेगा कि साहब आप हम पर भी तो भरोसा कर सकते थे, हुड्डा जी क्या मिल गया। डॉक्टर तेजपाल, छोटी सी बात आपने सवाल जो किया था उसी संदर्भ में कि हमने सर चेहरों पे डिपेंडेंसी कम करी है। आप लोग भी इसको बार बार कहते हैं कि हम बदल देते हैं, ऐसा कर देते हैं, और उसका रीज़न यही है कि हमारी पूरी विचारधारा में ये बात बहुत अच्छे से उल्लेखित है शरद जी, कि व्यक्ति में गुणदोष होते हैं और राजनीति में ज़्यादा दिखते हैं, तो हमको उसका आकलन करते रहना चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि देश में चेहरा एक ही रहे। वो है आज हमारे जो सफलतम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका समर्थन भी अच्छा है,
और बाकी जो हैं उस दिशा में ही काम करते हुए सिपाही दिखे। तो हमको साहब इसका भी कुछ तो लाभ मिलता ही है, यदि ये स्ट्रेटेजी हमारी है और अच्छी भी है तो इसमें और लोगों को अवसर भी मिलता है। जब आप खुद कहते हैं तीसरी पंक्ति से बना दिए गए, या भाई किसी ने नहीं सोचा था डॉक्टर मोहन यादव जी का सिलेक्शन होगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है, जो उनका प्रोफाइल है। पर ये जो प्रयास है ये विषय परक है और कम व्यक्ति परक है, जिसका मुझे लगता है जनता भी उसको पसंद करती है, ऐसा दिखता है। करीब 1 घंटे से हम देख रहे हैं कि रुझानों का जो क्रम है वो 49-50 और 34-35, कांग्रेस लास्ट में 34-35 पे टिकी है और बीजेपी रुझानों में 49-50-48 के इर्द गिर्द। मुझे लगता है कि ये एक स्टेबल रुझान की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और इसमें बहुत रद्दोबदल 3-4 सीटों से ज़्यादा का दिखता नहीं है अभी। इट इज़ टू अर्ली। सुबह भारी थी, शाम अच्छी हो गई। तो सुबह भारी थी लेकिन काफ़ी दिलचस्प रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इसका मतलब है कि नज़दीकी लड़ाई तो अभी भी रहेगी, और मुझे लगता है कि कम से कम 15 सीटें ऐसी होंगी जहां पर हार जीत का अंतर, और ये अध्ययन करने वाला चुनाव होगा, अध्ययन करने वाला चुनाव होगा, नो डाउट। और जम्मू कश्मीर अपनी एक्सपेक्टेड लाइन पर है, वहां पर कोई रद्दोबदल नहीं दिख रहा है, और इसीलिए ईवीएम का आरोप कितना स्टैंड करता है ये, लेकिन जयराम रमेश सहित तमाम बड़े नेता अब आ गए हैं इस बात पर कि ईवीएम क्यों सुस्त है और कैसे वोट प्रतिशत घोषित कर दिया गया है अभी से कि किसको कितना मिला है। लेकिन ये चीज़ें कितना स्टैंड करेंगी ये अलग बात है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। अपडेट आपके लिए यही है कि जम्मू कश्मीर में वही लाइन है, वहाँ एनसी और कांग्रेस का गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है रुझान में, और हरियाणा में बीजेपी ने ज़बरदस्त वापसी की है और अब सरकार बनाने की तरफ वो बढ़ती नज़र आ रही है। देखते हैं, अभी रुकेंगे 1-1.5 घंटे और फिर हम निर्णायक बात करेंगे।